लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड 2018 के फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास के प्रश्न पत्र के बारे में कि बाल विकास का प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा गया था, और पूरे प्रश्न पत्र का आज हम बेहतरीन एनालिसिस करेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में डीएलएड, बीएड या टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम में जिसमें बाल विकास से प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो जब भी चैनल पर आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। अगर हम बाल विकास के प्रश्न पत्र की बात करें तो ये 2 घंटे का होता है और 50 नंबर का पेपर होता है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र माना जाता है। तो इसमें 15 क्वेश्चन जो है आपके बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? किसने कहा ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, स्किनर ने, ब्रूनर ने या मांगले ने। तो जो किशोरावस्था है ये गंभीर उथल पुथल की अवस्था है, ये कहा था स्टेनले हॉल ने। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। ये किसी का सूत्र लिखा हुआ है, ये हमें बताना है किस चीज़ का सूत्र लिखा हुआ है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आपके पहला ऑप्शन है अर्जित ज्ञान, बुद्धि लब्धि, आयु का या लंबाई का। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है ये यही लिखा है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी बुद्धि लब्धि का ये मापन का सूत्र है। दूसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। यानी मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें सृजनात्मकता की, तो ये सृजनात्मकता की परिभाषा लिखी हुई है कि वह मानसिक योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है, वो सृजनात्मकता कहलाती है। यानी तीसरा वाला आपका सही रहेगा, सृजनात्मकता की ये परिभाषा लिखी हुई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपके सामने, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। ये आपके इन चारों में से किसी की परिभाषाएं लिखी हुई हैं, वही पूछा जा रहा है आपसे कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो ये देखिए चौथा ऑप्शन आपका है व्यक्तिक भिन्नता। यही सही होगा, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बुद्धि में, व्यक्तित्व में, शारीरिक रचना में अलग अलग होता है, वो उसकी व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। यानी चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, पांचवा। देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में, दूसरा है बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या समायोजन में। तो संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से जो व्यक्तित्व में कठिनाई आती है वो व्यक्ति के बौद्धिक विकास में कठिनाई आती है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व के बौद्धिक विकास में कमी आ जाती है, कठिनाई आने लगती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 60वां प्रश्न है आपके सामने, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अगर 6वें प्रश्न की बात करें तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तीसरा वाला आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। आपका ऑप्शन है कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, ये आपका है चौथा वाला ऑप्शन, स्मृति कहलाती है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन स्मृति कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है आपका। तो ये आपके ऑप्शन है तर्क, चिंतन, कल्पना या स्मृति। तो जैसे मान लीजिए कोई नई समस्या आपके सामने आ रही है, आप अपने पूर्व अनुभव के द्वारा उस नई समस्या का समाधान कर ले जा रहे हैं, तो वो आपका तर्क कहलाता है। यानी पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। आपके अंदर तर्क करने की क्षमता हो जाती है
पहले पूर्व अनुभव के द्वारा आप अगर आप किसी समस्या का हल निकाल रहे हैं तो नए समस्या का हल भी अपने पूर्व अनुभव के द्वारा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, आप किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। आपका पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य या चौथा है उपरोक्त सभी। तो किसी के भी द्वारा अगर विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन होता है या अनुकूलन होता है तो वो कहलाता है, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। शारीरिक स्वस्थ रूप, वो उस व्यक्ति को शारीरिक स्वस्थ माना जाता है, उसका संवेगात्मक विकास हो चुका है, मानसिक स्वास्थ्य माना जाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है आपके सामने, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। यानी ये परिभाषा लिखी हुई है, किसी भी वक्र का एक परिभाषा लिखा हुआ है कि सीखने की मात्रा तथा समय के साथ चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। जैसे एक वक्र रेखा आपकी बनी रहेगी ऐसे, इधर आपका जो है समय लिखा रहेगा और इधर जो है आपकी सीखने की मात्रा लिखी रहेगी। तो ये आपका एक वक्र बनेगा। ये कौन सा वक्र कहलाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो है अधिगम वक्र कहलाता है। सीखने की मात्रा एवं जो समय के साथ वक्र बनता है वो, ये जो भी चित्रांकित हुआ है सीखने की मात्रा और समय के साथ, ये आपका अधिगम वक्र कहलाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जो है जल्दी से सीख लेता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? जैसे मान लीजिए आप, ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका 50% तो आप बड़े आसानी से अपने आप सीख जाएंगे। तो ये जो है थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये आपके ऑप्शन है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। सीखने के मुख्य रूप से ये 3 नियम है थॉर्नडाइक के, याद रखिएगा, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। तो देखिए, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, यानी तत्पर होना यानी तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही छिपा था, तत्परता का नियम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है आपके सामने, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? आपके ऑप्शन है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो अगर हम बात करें परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, यानी कि किसी को देखकर उसको फॉलो करके या उसका अनुकरण करके सीखता है, तो वो कौन सा सीखना हुआ? तो वो होता है आपका अनुकरण का सिद्धांत, यानी किसी परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को देखकर कोई चीज़ सीखना, ये आपका अनुकरण का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। देखिए, प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है जन्मजात प्रेरक, एक होता है अर्जित प्रेरक। तो जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो प्रेरक क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक या निर्देशित प्रेरक। तो जो अपने प्रयासों से प्राप्त करता है यानी सीखता है यानी अर्जित करता है, वो प्रेरक कहलाएंगे अर्जित प्रेरक, यानी आपका पहला ऑप्शन सही रहेगा। वे व्यक्ति जो अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो प्रेरक आपके अर्जित प्रेरक कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं किसके अंतर्गत? ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत? तो अगर हम बात करें अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आज जो जितने भी क्रियाएं होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब स्मृति के अंतर्गत आती हैं, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। स्मृति के अंतर्गत आता है धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुविकल्पीय के। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त का 2 बराबर भागों में बांटता है, किसी भी प्रदत्त संख्या को 2 बराबर भागों में बांटता है, कोई भी आंकड़ा दिया है, तो वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है समांतर माध्य, माध्य का, बहुलक या उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर कोई भी प्राप्तांक दिया है उसको अगर 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो वो होगा समांतर माध्य, यानी पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा, समांतर माध्य। अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? देखिए, जन्म के उपरांत मानव विकास की 3 अवस्था होती है। एक होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, तीसरी होती है किशोरावस्था। मुख्य रूप से इन्हीं तीनों अवस्थाओं को बाल विकास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो अगर यहाँ पे शैशवावस्था की बात की जा रही है तो जो 0 से 6 वर्ष की आयु होती है ये शैशवावस्था की आयु होती है। इसको भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक होता है 0 से 3 और एक होता है 3 से 6। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये कमेंट करके बताइएगा कि 0 से 3 को कौन सी
अवस्था माना जाता है और 0 से 6 को कौन सी अवस्था माना जाता है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो जन्म के समय जो है शिशु के भीतर लगभग 6 संवेग पाए जाते हैं। 6 के नाम आप लोग याद कर। ये है आपके भय, यानी डरता है बच्चा, उसको गुस्सा आता है, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा और हर्ष। ये जन्म के समय ही बच्चे के अंदर विद्यमान रहते हैं 6 संवेग, यानी भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा और हर्ष। ये जन्म के समय शिशुओं के भीतर पाए जाने वाले संवेग होते हैं। कुल 6 संवेग होते हैं। अब 18वें प्रश्न की बात करें कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इनका नाम याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या इसकी खोज की थी थॉर्नडाइक ने। 18वें प्रश्न का उत्तर है थॉर्नडाइक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, 19वां प्रश्न आपके सामने है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, तो देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो बहुत अकेले में रहता है, एकांत प्रिय होता है, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। ये एकांत प्रिय होते हैं, ये अपने वास्तविक जीवन में निराश होते हैं, कल्पना में खोए रहते हैं। ये सभी इसके जो है लक्षण हैं। जो एकांत प्रिय व्यक्ति होते हैं ये अपने वास्तविक जीवन में निराश होते हैं, कल्पना की दुनिया में जीते रहते हैं, हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ये सब जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। और इनमें जो है संवेगों की प्रधानता होती है। जितने भी संवेग होते हैं कुल मिला के 14 संवेग होते हैं आपके, तो इनमें जो है संवेगों की प्रधानता होती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में। और आप इन्हें कह सकते हैं कि ये आदर्शवादी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी बातों के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से तात्पर्य क्या है, ये जो व्यक्ति होते हैं एकांत प्रिय होते हैं और इनमें संवेगों की प्रधानता होती है। ये अपने वास्तविक जीवन से निराश होते हैं तथा काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। और जितने भी महात्मा या वैज्ञानिक होते हैं ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, ये अच्छा प्रश्न है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, 18 में, 21 में और 17 में। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो अगर सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि की बात करें तो ये होती है 91 से 110 जो है ये होता है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि। और इनकी संख्या कितनी होती है, ये 100 में से 50% जो है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक होते हैं। अगर 100 बालक है तो उसमें 50 जो है सामान्य बौद्धिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इनकी बुद्धिलब्धि 91 से 110 तक होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है आपके सामने। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो TAT परीक्षण जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये इसका निर्माण जो है मरे एवं मार्गन ने किया था, नाम याद रखिएगा। मरे एवं मार्गन ने TAT बुद्धि परीक्षण की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बालक के जो केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं ये लगभग 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी एक जोड़े में 2 होता है, लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बालक के केंद्रक में समानता। याद रखिएगा, अगर आप लोग 23 जोड़ी याद रखेंगे तो आप 46 गुणसूत्र लगभग होते हैं कुल मिला के बालक के केंद्रक में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, यानी सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है, इसको हमें स्पष्ट करना है। सीखने का स्थानांतरण मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक विषय के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को किसी दूसरे विषय में उपयोग कर लेते हैं तो वो जो है सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको मैथ आती है अच्छी खासी, फिर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ का आप वहाँ भी उपयोग कर रहे हैं, तो वो सीखने का स्थानांतरण हो रहा है। यानी किसी एक विषय का ज्ञान आप किसी दूसरे विषय में उपयोग कर ले जा रहे हैं तो वही होता है सीखने का स्थानांतरण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी शिक्षा में जब एक विषय के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को जब दूसरे विषय के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध कर ले जाते हैं तो इसे ही हम सीखने का स्थानांतरण कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है वो क्या कहलाता है। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखें तो ये परिभाषा लिखी हुई है। बालक के
कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है वह कहलाती है परिपक्वता। याद रखिएगा आप लोग, ये परिपक्वता की परिभाषा लिखी हुई है। वो परिपक्वता कहलाती है कि जब बालक जो है समय के साथ साथ उसके कोषों एवं पेशियों में परिवर्तन होता है, वह कोई निश्चित समय पर किसी कार्य करने के योग्य होता है, तो वो परिपक्वता कहलाती है, यानी मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, बात करते हैं व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है। एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण हो पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति यानी इंडिविजुअल है। इसमें समूह में हम परीक्षण कर सकते हैं कई लोगों का एक साथ। जो व्यक्तिक होता है ये जो है खर्चीला होता है, ये कम खर्चीला होता है, क्योंकि एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जा रहा है, तो इसमें जो है धन की बचत होती है, इसमें धन की बचत नहीं होती है व्यक्तिक में। और देखिए, धन की बचत होगी तो जाहिर सी बात है समय की बचत होगी। जो है समूह में जो है जब होता है तो समय की बचत होती है, और व्यक्तिक में जो समय की बर्बादी होती है, समय नष्ट होता है। तो ये कुछ जो है अंतर है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। व्यक्तिक में समय एवं धन दोनों का अपव्यय होता है, जबकि सामूहिक में समय एवं धन दोनों का जो है दोनों की बचत होती है। अब अगर बात करें इंडिविजुअल की, योग्य व्यक्ति परीक्षण कर सकता है, लेकिन अगर समूह की बात करें तो समूह में कई लोगों का एक साथ परीक्षण होना है, तो इसमें जो है एक विशिष्ट योग्य व्यक्ति ही परीक्षण कर सकता है सामूहिक व्यक्तित्व परीक्षण में। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या क्या अंतर होता है। जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें एक टाइम पे एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण होता है। सामूहिक में जो है एक से अधिक का हो सकता है। और व्यक्तिक में जो है ये इसमें समय एवं धन दोनों का अपव्यय होता है, यानी हानि होती है, जबकि सामूहिक में समय एवं धन दोनों की बचत होती है। मुख्य रूप से यही दो अंतर आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो अगर आप लोग को याद हो कि पावलोव ने जो सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कुत्ते के ऊपर किया था। कुत्ते का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उस कुत्ते का क्या नाम था। पावलोव ने अपने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन एक कुत्ते के ऊपर किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत जो नियम है, ये मुख्य रूप से 3 नियम है। अभी ये एक प्रश्न आप इसी से संबंधित कर चुके हैं इसी पेपर में। तो सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक के मुख्य रूप से 3 नियम थे, ये आप लोग याद रखिएगा। मुख्य रूप से 3 नियम थे और गौड़ नियम थे 5। तो जहां तक उम्मीद है कि मुख्य नियम ही पूछा जाता है। तो पहला होता है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम अभी आया था इसी पेपर में, आप लोग देखा होगा। एक होता है अभ्यास का नियम, दूसरा होता है तत्परता का नियम, और तीसरा होता है परिणाम का नियम। तो ये थॉर्नडाइक जो सीखने का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत 3 नियम इन्होंने बनाए थे। अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, और तीसरा परिणाम का नियम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न है आपका, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? यानी अर्जित अप्रेरणा यानी जो जन्म के बाद समाज में कमाई जाए, यानी अर्जित की जाए, ये अप्रेरणा इसके अंतर्गत कौन सी आती है? तो आप लोग अगर ध्यान से देखें, प्यास, भूख, निद्रा, देखिए ये तीनों जो हैं ये जन्म से व्यक्ति के अंदर बुद्धिमान रहती है कि उसे प्यास लगेगी, उसे भूख लगेगी, थकावट होगी तो उसे नींद आएगी। ये सब जन्मजात अर्जित अप्रेरणा हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जो है व्यक्ति जो है समाज में अर्जित करता है, यानी अपने नाम को बनाता है, कमाता है। तो ये जो है अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। जो प्रतिष्ठा है आपका, ये अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। इसी में से आपको बताना था कि अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत कौन आएगा। तो इसमें से प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा या पदवी जो होती है, या नाम जो कहते हैं कि नाम कमाया, ये जो है अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? देखिए ये भी एक परिभाषा लिखी हुई है। ये जो असफलता होती है सीखी गई सामग्री को पुनः याद न कर पाने की या स्मरण कर पाने की, ये भूलने की आदत होती है। विस्मरण जो कहते हैं इसे हम शुद्ध रूप में, जो विस्मरण यानी भूल जाना, ये भूल जाने की परिभाषा लिखी हुई है। विस्मरण की यही परिभाषा होती है कि सीखी गई सामग्री को वक्त पड़ने पर पुनः याद न कर पाना, ये आपका जो है ये स्थिति जो है विस्मरण की कहलाती है, यानी भूल जाने की स्थिति कहलाती है। तो ये विस्मरण की परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग विस्मरण इसमें लिखेंगे। अब बात करते हैं किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? अवर्गीकृत यानी वर्गीकृत नहीं है, उसमें समय अंतराल या वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है।
जैसे मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़े की बात ऐसे की जा रही है 7 3 3 1 6 3 9 3, ये एक अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है जो सबसे अधिक बार संख्या आ रही है वो क्या कहलाती है। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो 3 जो है 1 2 3 4 बार 3 आया है, सबसे अधिक बार 3 ही आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी। तो ये सांख्यिकी का प्रश्न है, ये कहलाएगी जो है बहुलक। जो आंकड़ा दिया रहता है अवर्गीकृत आंकड़ा, उसमें अगर कोई संख्या सबसे अधिक बार आ रही है तो वो आपकी बहुलक कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।